हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण लेखिका, दार्शनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है सिमोन द बोवार। तो सिमोन डी बोवार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इनका नाम अक्सर करके आप लोग कहाँ पे सुनते हैं, तो ये जब हम नारीवाद पढ़ते हैं, जब फेमिनिज़म की टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं, तो इसमें सिमोन डी बोवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनको मेनली हम लोग क्यों जानते हैं, तो ये अगर हम बात करें नारीवाद की द्वितीय लहर की, सेकेंड वेव की, तो द्वितीय लहर में नारीवाद के इनको हम लोग मेनली पढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो द्वितीय लहर की शुरुआत हुई थी, इसमें पहली जो पर्सनालिटी हैं वो सिमोन डी बोवार ही हैं। ओके, तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यूजीसी नेट या फिर और भी विभिन्न एग्ज़ाम्स में जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो नारीवाद के किस वेव में ये आती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, उसके बारे में अक्सर करके पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुक का नाम है द सेकेंड वेव, द सेकेंड वेव अभी बोल रही थी तो वेव ही निकल गया। ओके, द सेकेंड सेक्स। ये बुक जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। और ये कहें कि जो नारीवाद की द्वितीय लहर का प्रभाव दिखाई देता है वो इस बुक से ही दिखाई देता है। इसीलिए सिमोन डी बोवार को हम लोग सोशियोलॉजी में, फेमिनिज्म में, यानी नारीवाद का जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। ओके, तो मेनली तो हम लोग इनकी जो बुक द सेकेंड सेक्स है उसके बारे में पूछ दिया जाता है, या फिर सेकेंड वेव से ये जुड़ी हुई हैं। इनको याद करने का तरीका मैं बहुत अच्छा बता देती हूँ कि चूँकि इनका नाम भी एस से ही शुरू होता है, सिमोन डी बोवार का, तो एस से आप लोग सेकेंड याद रख सकते हैं, तो कभी नहीं भूलेगा कि सिमोन डी बोवार जो हैं वो किस वेव से संबंधित हैं। तो ऐसे सेकेंड आप लोग हमेशा याद रख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और मैक्सिमम कंटेंट जो है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी मैंने कुछ कंटेंट लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, डिटेल में समझेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इनका अपना क्या पर्सपेक्टिव रहा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग सिमोन डी बोवार का इमेज देख सकते हैं। सिमोन डी बोवार ये फ्रांस से संबंधित हैं, तो ये फ्रांसीसी नेम है। यहाँ पे सिमोन डी बोवार यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। इनका टाइम लाइन जो है वो जन्म जो है वो 9 जनवरी 1908 को हुआ था और मृत्यु इनका जो है वो 14 अप्रैल 1986 में हुआ था। एक फ्रांसीसी लेखिका और दार्शनिक हैं, ये एक फिलासफर रही हैं। ओके, स्त्री उपेक्षिता, ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में ये बुक का नाम रहा है। इसी को हम द सेकेंड सेक्स कहते हैं। जून 1949 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाली सिमोन का जन्म पेरिस में हुआ था, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक हुई थी वो द सेकेंड सेक्स ही हुई थी। इसके लिए इनको इस नाम से सिमोन डी बोवार को जो है इस बुक के लिए ही मैक्सिमम जाना जाता है। हालांकि इन्होंने और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लड़कियों के लिए बने कैथलिक विद्यालय में उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। उनका कहना था कि ये बहुत ही इनका फेमस कोट है, स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे द सेकेंड सेक्स की बात की गई है, यानी फर्स्ट सेक्स में मेल को रखा जाता है और द सेकेंड सेक्स में फीमेल को रखा जाता है। तो फीमेल जो होती है वो सेकेंड सेक्स होती है, फर्स्ट सेक्स जो होता है वो मेल होता है।
ओके, सिमोन का मानना था कि स्त्रियोचित गुण जो होते हैं वो दरअसल समाज व परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं कि आप लड़की हैं इसलिए आपको ऐसे बाल रखने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, इनसे ऐसे व्यवहार करना है। तो इस तरीके से उनको जो फीमेल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बॉर्न होते ही नहीं लेके आती हैं, बल्कि उनको समाज और परिवार के द्वारा सिखाया जाता है, भरा जाता है, क्योंकि वह भी वैसे ही जन्म लेती है जैसे कि पुरुष, और उसमें भी वे सभी क्षमताएं, इच्छाएं, गुण होते हैं जो कि किसी लड़के में होते हैं। सिमोन का बचपन सुखपूर्वक बीता, लेकिन बाद के वर्षों में अभावग्रस्त जीवन भी उन्होंने जिया था। 15 वर्ष की आयु में सिमोन ने निर्णय ले लिया था कि वह एक लेखिका बनेंगी, और वो एक लेखिका रही भी हैं। ओके, दर्शन शास्त्र, राजनीति और सामाजिक मुद्दे उनके पसंदीदा विषय थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो फिलॉसफी आ गई, पॉलिटिक्स आ गया, सामाजिक मुद्दे जो भी होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, ये उनके पसंदीदा विषय थे। दर्शन की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उनकी भेंट बुद्धिजीवी ज्यां पाल सार्त्रे से हुई। तो सार्त्रे का नाम आप लोगों ने सुना है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो सार्त्रे को भी हम लोग कहीं ना कहीं, ये भी चूँकि फ्रेंच फिलोसफर रहे, तो ये दोनों लोग जो है वो जो पढ़ाई थी वो साथ में ही इन लोगों ने की थी, दर्शन की। तो इसके लिए, और ये माना जाता है कि उस समय ये दोनों स्टूडेंट्स जो थे, सिमोन और सार्त्रे, ये दोनों जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, और इनका जो ये बौद्धिक संबंध रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में यह बौद्धिक संबंध जो है वो आजीवन चला। तो ये जीवन भर के बंधन में ये लोग फिर बाद में बंध गए। द सेकेंड सेक्स का प्रभा खेतान द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता भी बहुत लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द सेकेंड सेक्स बुक जो है इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, और वो नाम रखा गया है स्त्री उपेक्षिता, और ये बुक जो है प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1970 में फ्रांस के स्त्री मुक्ति आंदोलन में सिमोन ने भागीदारी की थी। स्त्री अधिकारों सहित तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सिमोन की भागीदारी समय समय पर होती रही। 1973 का समय उनके लिए परेशानियों भरा था। सार्त्रे जो थे वो दृष्टिहीन हो गए थे। 1980 में सार्त्रे का देहांत हो गया। 1985-86 में सिमोन का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। निमोनिया या फिर पल्मोनरी एडोमा में खराबी के चलते उनका देहांत हो गया। सार्त्रे की कब्र के बगल में ही उन्हें भी दफनाया गया है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग इनके आरंभिक जीवन के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। 1908 की 9 जनवरी को सिमोन डी beauvoir का जन्म पेरिस के एक मध्य वर्गीय कैथोलिक परिवार में हुआ था। पहली संतान होने के कारण उन्हें माता पिता का भरपूर स्नेह मिला। 1913 में सिमोन को लड़कियों के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। 10 साल की आयु आते आते सिमोन ने अपना सर्जक व्यक्तित्व पहचान लिया था कि हमें आखिर में क्या बनना है, हमारी क्या पर्सनालिटी है। घंटों कल्पना, लोक या किताबों में खोई रहने वाली इस लड़की ने निश्चय किया कि वह लेखक बनेगी। यही उसकी नियति है, किताबें और केवल किताबें। पिता को अपनी मेधावी बेटी पर गर्व था, और माँ उसकी किताबों के प्रति पागलपन से चिंतित थी। माँ सबसे अधिक आहत तब हुई थी जब 14 साल की किशोरी एक दिन ऐलान कर बैठी कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, मुझे तुम्हारे यीशु पर विश्वास नहीं है। 1925-26 के दौरान सिमोन ने दर्शन और गणित के स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाक्कालोरिया की डिग्री हासिल कर आगे पढ़ने के लिए यूपी की सैनत मारी और इंस्टीट्यूट क्लिक पेरिस में दाखिला लिया। तो ये आप लोग अपने यहाँ का यूपी को मत समझिएगा।
ये पेरिस में कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ये प्लेस का नाम है। ओके। 1926 में सोरबोन के विश्वविद्यालय में उन्होंने दर्शन और साहित्य का कोर्स शुरू किया। सिमोन उन दिनों अपने कजिन जैक से, जो बड़े धनाढ्य परिवार का लड़का था, प्रेम करती थी, पर जैक ने उसे ठुकरा दिया। आहत सिमोन समाज सेवा में रुचि लेने लगी, पर ज़्यादा दिन नहीं चला ये। नियति कुछ और ही चाहती थी। 1927 में उन्होंने दर्शन की डिग्री ली। 1928 में एकोल नॉर्मल सुपीरियर में दर्शन में स्नातकोत्तर के लिए दाखिला लिया। उन्हें पहली बार स्वतंत्रता मिली, घर के बंधनों से दूर उन्होंने आज़ादी की खुली सांस ली। एकोल नॉर्मल में उनका परिचय अस्तित्ववाद के मसीहा, जिनको हम लोग सात्रे कहते हैं, दार्शनिक ज्यापाल सात्रे से हो गया। दोनों मेधावी छात्र थे और बड़े अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। 21 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में दर्शन में पास होकर प्रथम आने वाली पहली छात्रा सिमोन बनी। सात्र का यह दूसरा प्रयास था। अब वे प्रोफेसर होने के काबिल थे। आपस की दोस्ती प्रेम में परिणित होने लगी। सिमोन को सात्र किशोर वय के रूप में देखते हुए सपनों के साथ ही लगे। विवाह और वंश परंपरा की अनिवार्यता के खिलाफ दोनों ने निश्चय लिया। सिमोन विवाह को एक जर्जर धकती हुई संस्था मानती थी। उनका ऐसा मानना था कि अभी यदि कोई विवाह कर लेगा तो फिर वो जो उसकी अपनी खुद की एक आज़ादी भरी, स्वतंत्रता भरी ज़िंदगी है, जो हर एक इंसान जीना चाहता है, वो नहीं जी पाएगा। अपने आखिरी दिनों में वे अकेली मगर पूरी तरह एक एक पल काम में जुटी रहीं। अपने एक इंटरव्यू में वे कहती हैं, मैंने ज़िंदगी को प्यार किया, शिद्दत से चाहा, उनका दायित्व संभाला, उसको दिशा निर्देश दिया। यह मेरी ज़िंदगी है जो बस एक बार के लिए मिली है। अब लगता है मानो मैं अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। जो कुछ भी आज कर रही हूँ वह लेखकीय प्रगति नहीं, बल्कि मेरा जीवन खत्म करती है। मौत मेरे पीछे खड़ी है। 14 अप्रैल 1986 को दुनिया से यह महान लेखिका अलविदा कहती हैं। तो ये इनके मन में एक गढ़ कर गया था, या ये कहें कि बैठ गया था। और बात ये सच्चाई भी है कि ज़िंदगी एक ही मिलती है। किसी का भी जीवन हो वो एक ही होता है, चाहे वो जैसे जिए, ये उसकी मर्जी होती है। या तो वो अपने मर्जी से जीता है या फिर दूसरों की मर्जी से जीता है। तो यहाँ पे सिमोन डी बोवार का जो सोच था, जो थॉट था, वो ये था कि ये ज़िंदगी हमारी है और हमें अपने तरीके से जीनी चाहिए। रचनात्मक जीवन की यदि बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं, उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 1947 में अपने महान ग्रंथ द सेकंड सेक्स पर काम शुरू किया। औरत की नियति क्या है? आखिर में औरत की नियति क्या है? वह गुलाम क्यों है? किसने ये बेड़ियाँ कुलांचे मारती हिरनी के पैरों में पहनाई है? सन 1948 में अमेरिका डे बाय डे का प्रकाशन होता है और लॉ तो मर्दान में सेकेंड सेक्स के कुछ हिस्से प्रकाशित होते हैं। सिमोन अब नियम पूर्वक सुबह का अपना समय लेखन में और शाम का समय सात्र के साथ बिताने लगीं। अपने युग के बौद्धिक मसीहा ने स्त्री स्वातंत्र्य पर लिखी जाने वाली पुस्तक में पूरी रुचि ली। सन 1949 में द सेकेंड सेक्स का प्रकाशन होता है। हजारों की संख्या में स्त्रियों ने उन्हें पत्र लिखे। जिस समय यह पुस्तक प्रकाशित हुई, सिमोन स्वयं को नारीवादी यानी पुरुषों के बीच स्त्री की स्वाभाविक स्थिति पर, यूँ कहिए कि स्त्री के वास्तविक और बुनियादी अधिकारों की समर्थक नहीं मानती थी। मगर वक्त के साथ उन्हें समझ में आने लगा कि यह आधी दुनिया की गुलामी का सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें बात पुरुषों और महिलाओं की हो रही है तो लगभग आधी आबादी पुरुषों की है तो आधी महिलाओं की है। और यह जो आज का माहौल दिख रहा है उसमें आधी दुनिया की
गुलामी का सवाल है, यानी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की गुलाम नज़र आ रही हैं, जिसमें अमीर गरीब हर जाति और हर देश की महिला जकड़ी हुई है। कोई स्त्री मुक्त नहीं। उन्होंने कभी कुछ विशिष्ट महिलाओं की उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें अपने प्रति उनकी कोई गलतफहमी रखे। अभी जैसे एक्सेप्शन में हम अपवाद स्वरूप देखें तो कुछ महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो चाहे उनकी उपलब्धियों की बात में करें, चाहे उनके अपने पर्सनालिटी की बात करें या उनकी सोच की बात करें, तो इस तरीके से ये हम देखेंगे कि ये कुछ ही महिलाएं होती हैं जो इस तरीके से नज़र आती हैं। बाकी महिलाओं की स्थिति हमें एक जैसी ही नज़र आती है। स्त्री की समस्या साम्यवाद से नहीं सुलझ सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनके अपने विचार थे। इसी समय सोवियत लेबर कैंप में हुए अत्याचार दुनिया के अखबारों में छपे। सिमोन ने खुला विरोध किया। पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठे। इसी मुद्दे पर उन्होंने व्यक्ति बड़ाई या पार्टी समस्या पर द मेंडेरिस उपन्यास लिखा है। तो जो द मेंडेरिस है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक रही है, या ये कहें नॉवेल रहा, और इसके लिए इनको फ्रांस का एक लेखन में जो अवार्ड होता है वो भी दिया गया था द मेंडेरिस के लिए। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इंग्लिश में जो कंटेंट है वो आप लोगों को विकिपीडिया पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप लोग चाहें तो डिटेल में सिमोन डी beauvoir के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से जाके। मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगा, मुझे लगा कि जो कंटेंट आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे लिगेसी की बात करें यदि, तो सिमोन डी beauvoir's द सेकेंड सेक्स is considered a foundational work in the history of feminism। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बुक जो है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Beauvoir had denied being feminist multiple times but ultimately admitted that she was one after the second sex became crucial in the world of feminism। The work has had a profound influence, opening the way for second wave feminism in United States, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है या नारीवाद है उसकी ओपनिंग करने का या शुरुआत करने का श्रेय जो है सिमोन डी beauvoir को जाता है। Although Beauvoir has been quoted as saying there is a certain unreasonable demand that I find a little stupid because it would enclose me, immobilize me completely in a sort of feminist concrete block। तो ये इनका कोट है, आप लोगों को ध्यान देना है। Her work on feminism have paved the way for all future feminists। The founders of the second wave freed the second sex in translation including, ये सारे नाम आप लोगों को पता है, सब फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं। केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन, जूलियट मिशेल, एंड ओकले, गर्मेन ग्रेर। तो गर्मेन ग्रेर के बारे में तो आई थिंक मैंने उतना नहीं सुना है, बट मैं देखूंगी कि इन थिंकर का क्या योगदान रहा है। तो क्योंकि चूँकि सभी के सभी नाम जो है वो फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है, और ऑलरेडी आई थिंक हम लोग फेमिनिज्म पे एक लेक्चर किया था हम लोगों ने, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही। तो उसमें कुछ जो फेमिनिस्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस किए थे उसमें। बट अगर उसके अदर देन और भी कुछ फेमिनिस्ट हैं या हम लोग सेपरेट चाहेंगे तो एक एक फेमिनिस्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, ऑल एक्नॉलेज देयर प्रोफाउंड डेप्थ to Beauvoir, including visiting her in France, consulting with her at crucial moment, and dedicating works to her। बेटी फ्रेडन का नाम भी आता है अक्सर करके। बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो पूछा जाता है वो है द फेमिनाइन मिस्टेक्स। तो ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। बेटी फ्रेडन
whose 1963 book The Feminine Mystics is often regarded as the opening salve of the second wave feminism in the United States, later said that reading The Second Sex in the early 50s led me to whatever original analysis of women's existence I would been able to contribute to the women's movement and its unique politics. I look to Simone de Beauvoir for a philosophical and intellectual authority. At one point in the early 1970s, Beauvoir also aligned herself with the French League for Women's Rights as a means to campaign and fight against sexism in French society. Beauvoir's influence goes beyond just her impact on second wave founders and extends to numerous aspects of feminism, including literary criticism, history, philosophy, theology, criticism of scientific discourse, and psychotherapy. When Beauvoir first became involved with the feminism movement, one of her objectives was legalizing abortion. Donna Haraway wrote that despite important differences, all the modern feminist meanings of gender have roots in Simone de Beauvoir's claims that one is not born a woman. ये इनकी आप सभी को पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इसको बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, वन बिकम्स वन. This most famous feminist sentence ever written in echoes in the title of Monique Wittig's 1981 essays One is not born a woman. तो ये जो बुक है वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन, ये मोनिक विटिक्स की है. तो मोनिक विटिक की ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1981 में वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन करके. ओके, जूडिथ बटलर टुक the concept a step further, arguing that Beauvoir's choice of the verb to become suggests that gender is a process constantly being renewed in an ongoing interaction between the surrounding culture and individual choice. ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो सिमोन डी बोवार हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जॉन पॉल सार्त्रे जो हैं वो अस्तित्ववाद के ही मसीहा माने जाते हैं. शुरुआत उनकी मानी जाती है सार्त्रे से ही अस्तित्ववाद की. सिमोन डी बोवार जो हैं वो भी अस्तित्ववाद से ही जुड़ी हुई थी. और अस्तित्ववाद आखिर में होता क्या है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे. तो अस्तित्ववाद का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक होल सोसाइटी को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या जो लोग हैं जिन हम पूरे सोसाइटी में देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स, एक एक इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, एक एक लोग जो दिख रहे हैं, उनकी अपनी अलग सोच है. हम सबको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, एक ही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है. तो ये अस्तित्ववाद में ऐसा माना जाता है कि हमें हर किसी की जो सोच होती है वो अलग होती है, हर एक पर्सन जो होता है वो अलग होता है, एक एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको हमें समझने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जूडिथ बटलर ने जो कॉन्सेप्ट लिया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेंडर इज़ अ प्रोसेस. तो ये बात सिमोन डी बोवार भी दूसरे शब्दों में कहती हैं कि औरत जो होती है वो पैदा नहीं होती है बल्कि उसे बनाया जाता है, यानी समाज के द्वारा उसे सोशलाइज किया जाता है. वैसे फैमिली के द्वारा, उनके पीयर ग्रुप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उनको ऐसा सोशलाइज किया जाता है, उनको ऐसा बनाया जाता है कि आप एक वुमेन हो, तो इसलिए आपको ये जिम्मेदारियां हैं, ये उत्तरदायित्व है और आपको ऐसा निभाना है.
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, बुक तो इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन चूंकि ये एक लेखिका रही हैं तो बुक्स बहुत सारे रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लोग चाहिए तो मैं एक बार फिर कह रही हूँ, विकिपीडिया पे यदि आप लोग जाएंगे तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट दिया गया है। आप चाहिए तो मैंने लेक्चर तो आप लोगों को यहाँ पे करवा ही रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहिए तो डिटेल में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और भी कुछ डिटेल में समझना है तो। ओके, तो पहली बुक इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सेकेंड सेक्स, 1949। द मैंडारिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, 1954। ऑल मेन आर मोर्टल, 1946 में ये सिमोन डी बोवार की बुक है। द ब्लड ऑफ अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द कमिंग ऑफ एज, 1970। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी, ये 1947 में, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। सी केम टू स्टे, 1943। बहुत ही डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं इनके, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अ वेरी इजी डेथ, वेरी इजी डेथ, 1964। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, व्हेन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट कम फर्स्ट, ये 1979 में। विटनेस टू माई लाइफ, वुमेन डिस्ट्रॉयड, द वुमेन डिस्ट्रॉयड करके ये बुक है, 1967 में आई थी। मस्ट वी बर्न सेड, ये 1955 में है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मस्ट वी बर्न सेड, तो ये जो है 1955 में बुक थी। द लॉन्ग मार्च, 1957। मेमोइर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर, तो ड्यूटीफुल डॉटर करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 1958 में बुक आती है। द प्राइम ऑफ लाइफ, 1960। फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, 1963। अ वेरी इजी डेथ, आई थिंक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 1964। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग इन मॉस्को, तो मॉस्को में मिसअंडरस्टैंडिंग पे एक बुक है, ये 1966 की है। हम लोग अभी इनके बारे में थोड़ा सा बुक्स के जो फ्रंट पेज कवर हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि बुक के नाम तो हम लोगों ने देख लिए, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रंट पेज कवर, द सेकेंड सेक्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, द वुमेन डिस्ट्रॉयड, नेक्स्ट द कमिंग ऑफ एज, द मैंडारिन्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, इनसेपरेबल, ये एक नॉवेल है इनके द्वारा लिखी गई। ऑल मेन आर मोर्टल, मोर्टल मीन्स जो नष्ट किए जा सकते हैं या नासवान, तो ये हम बोल सकते हैं सभी। हम लोग जब रीजनिंग जब करते हैं तो इस तरीके से जो कंडीशन बेस्ड होते हैं उसमें हम लोग करते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल्स एंड ऑल वुमेन आर नॉट मोर्टल, ऐसे करके तो हम लोग कुछ इस तरीके से जो उसको सेपरेट करते हैं कि हाँ किस में कौन सी कंडीशन शूट करती है, तो इस तरीके से आता है। ऑल मेन आर मोर्टल्स जो बुक है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, सिमोन डी बोवार का है। ओके, सी केम टू स्टे, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। अ वेरी इजी डेथ, ये जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश वर्जन भी हो सकता है, मैंने आगे मेंशन किया होगा। ओके, द ब्लड ऑफ अदर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, द इनसेपरेबल्स, एड्यूक्स करके है। एड्यूक्स जो है ये एक सात्रे के लिए फेयरवेल था, तो अ फेयरवेल टू जॉन पॉल सात्रे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज एक्जिस्टेंशियलिज्म, तो एक्जिस्टेंशियलिज्म जो है इसी को अस्तित्ववाद कहते हैं, और इस पे सिमोन डी बोवार की एक बुक लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, द प्राइम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, मेमोइर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर। ओके, लेटर्स टू सात्रे, ये इसमें सारे एक सात्रे के लिए कलेक्शन हम कहेंगे कि हो सकता है इनका। ओके, नेक्स्ट है अ वेरी इजी डेथ, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मस्ट वी बर्न सेड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमेरिका डे बाय डे।
नेक्स्ट बुक इनकी है फिलोसॉफिकल राइटिंग्स। ओके, और भी 3-4 किताबें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट कम फर्स्ट, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इन डेन पेसेंट जेरेन करके इनकी बुक है, तो आई थिंक ये बुक जो है वो फ्रेंच में है। आप लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहिए तो इसे नहीं नोट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग इन मास्को, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक दिख रही है। और ये बुक है द इंडिपेंडेंट वुमेन। ये जो बुक जो है ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड सेक्स, जो सेकेंड सेक्स बुक इनकी है उसी में से कुछ जो है वो इसमें लिखा गया है, द इंडिपेंडेंट वुमेन। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन्होंने जो मेन इनका फोकस रहा, चूँकि हम लोग सेकेंड वेव यानी द्वितीय लहर में नारीवाद के सिमोन डे बोवुआर को पढ़ते हैं, और इनका ऐसा मानना था कि जो हम एक कहते हैं आम धारणा जो है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों जितनी सक्षम नहीं होती हैं, उतनी ताकतवर नहीं होती हैं, तो ये इस चीज़ को एकदम खारिज करती हैं, ये इस चीज़ को मानती ही नहीं है। ये कहती हैं कि बात जब बराबर, लोग कहते हैं कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं के बराबर हैं या महिलाएं जो हैं वो पुरुष के बराबर हैं, तो यहाँ पे बात बराबरी की तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि पुरुष का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर की बनावट वो महिलाओं से बिल्कुल अलग है, या ये कहें महिलाओं के शरीर की बनावट जो है वो पुरुषों से बहुत अलग होती है। तो जब बात बराबरी की होती है तो इसमें हम बराबरी तब देखेंगे कि जब पुरुष एग्जैक्टली महिला के जैसा हो, या महिला जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम हर एक चीज़ जब समान होता है, तब हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला में बराबरी की बात की जा सकती है। लेकिन ये कहती हैं कि हमें समानता देखना है, ना कि बराबरी देखनी है। बराबरी तो हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का पुरुषों का दोनों का जो एक प्राकृतिक रूप से जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम बात बराबरी की नहीं करते हैं, हम बात समानता की करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की हमें एक बराबर में या एक रो में हम कहें वो समान दिखाई दे रहे हों। हम ऐसा ना कहें कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। अगर एक महिला को या एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको हम या सोसाइटी या परिवार सोशलाइज करता है, उसका सामाजिकरण करता है एक बच्ची की तरह, एक लड़की की तरह, अगर वो उस तरीके से ना करे तो लड़की शायद कुछ और ही होगी। तो इसलिए हम जो एक पुरुष का और एक महिला का अलग तरीके से समाज में सोशलाइज किए जाते हैं, उसका ये देन होता है कि महिलाएं खुद ही समझ लेती हैं कि हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं, हमें उन्हीं के हिसाब से रहना है। तो यहाँ पे सिमोन डी बोवुआर का जो मेन था वो यही था कि हम बात बराबरी की नहीं कर रहे हैं, हम बात समानता की कर रहे हैं। एटलीस्ट हम लोगों को कम से कम, हमें आपकी बराबरी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपके बराबर हैं भी नहीं, आप हमारे जैसे हैं भी नहीं। हमें बात समानता की करनी है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जितनी आज़ादी से, अपनी स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, उसी तरीके से हम महिलाओं को भी उतनी ही आज़ादी और स्वतंत्रता हमारे जीवन में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ये लेक्चर जो है वो सिमोन डी बोवुआर को डेडिकेटेड था, और आई होप कि इनकी द सेकेंड सेक्स तो हम लोगों को पता है, और नारीवाद के सेकेंड वेव की फेमिनिज्म में हम लोग इनको पढ़ते हैं, ये भी पता है। लेकिन अदर देन इसके ही भी बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को पता चला। तो आई होप कि एक एज अ थिंकर, एज अ फिलोसफर, एज अ राइटर, एक लेखिका के रूप में आप लोग सिमोन डी बोवुआर को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।